जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में चारों विषयों से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जो साथियों किस पर आधारित है, पिछली 6 शिफ्टों पर आधारित है। यानी कि एग्जामिनर ने साथियों जहां से जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन चैप्टर से साथियों आपकी पिछली 6 शिफ्टों में सवाल पूछे हैं, उन सभी को टॉपिक को एक तरीके से साथियों कवर किया जाएगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। मेरा मानना है साथियों, अगर आप इस पूरे पेपर को देखते हैं जिसमें सबसे पहले हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सामान्य ज्ञान और उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ, यानी कि सब कुछ हम लोग देखेंगे। और मेरा मानना है कि ये इकलौती क्लास आपके 50 नंबर साथियों पक्के करवाएगी। कितने नंबर? 50 नंबर साथियों बहुत होते हैं। 50 नंबर का मतलब यह है कि तकरीबन साथियों 25 क्वेश्चन यहां से आप लोग डायरेक्ट देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि आपका सिलेक्शन बड़े ही आसानी से हो जाए, कम पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखिएगा। मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन की एक तरीके से गारंटी देती है आपकी ये क्लास। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों आ चुका है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द मुझे बताइए कि इसमें से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है। देखिए, अगर बात करते हैं ये 15 ये आपका तद्भव है, पड़ोस भी तद्भव है, पछतावा भी तद्भव है, लेकिन प्रतिछाया की अगर बात करते हैं तो ये कैसा शब्द है साथियों? ये एक तत्सम है और तत्सम है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगले नंबर का सवाल है कि मृषण, मृदुल, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है, मुझे बताइए। तो मृषण की अगर बात करें ये नाजुक का पर्यायवाची है, या अगर बात करें मृदुल की तो ये भी साथियों नाजुक का ही पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मुझे बताइए। मैंने अपना काम कर लिया, तो यहां पर तो बिल्कुल सही सर्वनाम है। मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, यहां पर भी सही है। यह उनकी समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है साथियों? देखिए, यह उनकी समझ में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह उनके समझ में नहीं आएगा, ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ऑप्शन नंबर सी वाले में है। और तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। मैं कह सकता हूं जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि चौपाई के संबंध में से कौन सा कथन सही है। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं 16 मात्राएं होती है। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि चौपाई, तो गलत हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, बिल्कुल गलत। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, ये आपका साथियों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यही आपका गलत हो जाएगा। 18 भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शाही घोड़े पर बैठकर आऊंगा, इसमें कौन सा कारक है, मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कारक और वाक्य में आप देख लें साथियों में, यानी कि में देख लें या पर देख लें, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अगर साथियों किसी वाक्य में ने आता है तो वहां पर कर्ता कारक होगा। अगर किसी वाक्य में से आता है तो वहां पर करण कारक होगा। और अगर किसी वाक्य में को आ जाए तो वहां पर कर्म कारक होगा। ठीक है ना? इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मन के लड्डू खाना। इस मन के लड्डू खाने का साथियों मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। मन उचट जाना नहीं, हार मानना या कोरी कल्पनाएं करना। बिल्कुल साथियों, कोरी कल्पनाएं करना ही एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है? मन के लड्डू खाना इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, हमें लोगों के गुण देखना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द की अगर बात करें, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इस गुण का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों गुण का विलोम क्या होता है। गुण का विलोम साथियों दोष होता है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है, मुझे बताइए। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, भूल गए राम रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, रोटी कपड़ा झोपड़ी। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, भूल गए राम राग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल पकड़ी। आपको बताने के सही एक तरीके से लोकोक्ति कौन सी? ये भी गलत है, ये भी गलत है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। तो ये होता है नून तेल लकड़ी। आपने भी सुना होगा नून तेल लकड़ी। तो मैं कहूंगा ये आपका एक तरीके से बिल्कुल सही लोकोक्ति हो जाएगी, और सही लोकोक्ति हो जाएगी तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए।
चलिए देखिए, पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उनकी रचना चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है, चलिए बहुत ध्यानपूर्वक साथियों इनको आपको देखना है और मुझे बताना है कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए अगर बात करें, पहला लिखा हुआ है कि जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो। क्या जन्म से पहले की बातें याद हो, पूर्व जन्म की बातें याद हो, क्या उसको साथियों जाति स्मरक कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूं उसको जाति स्मरक नहीं कहते, उसको साथियों जाति स्मर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको जाति स्मर कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। जिसका यौवन छत नहीं हुआ हो उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको चिर यौवन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको साथियों चिर यौवन कहेंगे। उसको एक तरीके से छत यौवन नहीं कहेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या नास्तिक कहते हैं साथियों? देखिए ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक कहा जाता है, ये भी आपका गलत है। और कलम की कमाई रखने वाले को मसीहजीवी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मसीहजीवी ही कहा जाता है कलम की कमाई रखने वाले को। मैं कहूंगा साथियों कि सही शब्द कौन सा है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, मुझे बताइए। यानी कि इस समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है, मुझे बताइए साथियों। फटाफट आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर अगर बात करें ना, मिष्ठान ने यहां पर जो लिखा हुआ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ठा कभी नहीं आता है। मैं आपको साथियों लिखकर यहां पर एक तरीके से बता देता हूं। देखिए इस प्रकार से साथियों मिष्ठान लिखा जाता है, यानी कि ठा नहीं आएगा, टा आएगा, मिष्ठान होता है, तो ये आप आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, चातुर सही है, पारलौकिक सही है, महीना सही है, पृथक सही है, स्वस्थ सही है, ज्योत्सना सही है, मृण्मय सही है, वार्डमय सही है, श्रीमान सही। मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि ये वाला अशुद्ध शब्द समूह है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है, मुझे बताइए। देखिए भाषा का भाषाएं हो जाएगा तो बहुवचन में हो जाएगा, रायता का रायते आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, ऋतु का ऋतु हो जाएगा, हड्डी का हड्डियां हो जाएगा। मैं कह सकता हूं यहां पर रायता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं यहां पर साथियों कुकर्मी, कुबुद्धि, कुसंगी, कुदास, कुलाचार, ये कैसे शब्द है? क्या ये सभी तत्सम? यहां पर साथियों जो कु लगा हुआ है ना, इसमें भी कु, इसमें भी कु, तो जो कुल मिला के अगर बात करते हैं कु ये एक उपसर्ग है और ये तत्सम उपसर्ग है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये एक तद्भव उपसर्ग है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए साथियों एग्जाम में अब आपके बहुत अधिक समय नहीं बचा है, यानी कि हो सकता हो साथियों चंद घंटे आपके एग्जाम में बचे हों, हो सकता हो कुछ समय आपको मिल रहा हो, तो एग्जाम से पहले पहले साथियों मैं आपको 2 पीडीएफ दे रहा हूं। कैसी 2 पीडीएफ हैं वो? पहली पीडीएफ में साथियों 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर होंगे, जो भी शिफ्ट हुई है साथियों इनका हल सहित आपको, ठीक है, पीडीएफ दी जाएगी, सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें साथियों 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर इन 10 मॉक टेस्ट को आप तैयार करके चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये समझ लीजिएगा एक तरीके से पेपर आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इस 10 मॉक टेस्ट में वो हर एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे इन पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है और ये पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी। तो एग्जाम से पहले पहले साथियों सरसरी निगाहों से एक बार दोनों पीडीएफ को आप लोग जरूर देख लेंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है साथियों के स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा। इस सवाल की बात करें तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? देखिए सुधन आगत जो है ना, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो मैं कहूंगा इसमें यड़ संधि है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि भविष्यत काल के किस समय का बोध होता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भविष्य काल से किस समय का बोध होता है? तो मैं कहूंगा साथियों
बीते हुए समय का होता है या चल रहे, देखिए भविष्य की बात चल रही है यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, तो मैं कह सकता हूं आने वाले समय का बोध होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, तुम बाहर जाकर बैठो, इस वाक्य में अव्यय आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है? अव्यय आपसे पूछा जा रहा है, तुम बाहर जाकर बैठो। तो इसमें समुच्चय नहीं हो सकता, इसमें विस्मयादि बोधक नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें अगर बात करते हैं, इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए कि निष्पाप का संधि विच्छेद मुझे बताइए क्या होगा। तो निष्पाप में संधि अगर आपसे पूछे तो कौन सी संधि इसमें हो जाएगी? इसमें सातु विसर्ग संधि हो जाएगी। निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि धन पाप जो है ना वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आग्नेय में आपको बताना है कि प्रत्यय क्या है, मुझे बताइए। तो इसमें प्रत्यय की अगर बात करते हैं, ये आपका इसमें सातों प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर का सवाल है कि 1 इंच मुस्कान, ये आपके एग्जाम में सातों सवाल बन सकता है कि 1 इंच मुस्कान ये किसकी रचना है? तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। ये किसकी रचना है सातों? मन्नू भंडारी की रचना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए देखिए, अगर बात करें साथियों, देखिए जो आपकी हिंदी पूछी जा रही ना, हिंदी अगर बात करें बहुत कठिन नहीं पूछी जा रही है। ये समझ लीजिए अगर किसी बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी की है, ठीक ठाक तैयारी की है, तो वो 37 सवालों में से साथियों कहीं ना कहीं एक तरीके से 32 से 33 बहुत आराम से कर सकता है। 32 से 33 बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर बात करें साथियों 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऐसे देख रहा हूं जो एक तरीके से बात करें ना जो बिल्कुल अलग हैं। कोई बात नहीं, अगर आप 3-4 क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हो, यानी कि 33 प्रश्न अगर आप सही करके आ रहे हो, तो मेरा मानना है कि आपकी हिंदी अच्छी मानी जाएगी और वो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो जैसी हिंदी आ रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं वैसे आपको साथियों यहाँ पर हिंदी कराई जा रही है। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य बताइए या शुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें एक वाक्य अशुद्ध है, उसको साथियों आप लोगों को पहचानना है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था। क्या यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था? या ये तो एक तरीके से उसके हाथ में जो पुस्तक है वो मेरी, ये सही वाक्य है। मुझे दिल्ली जाना है, ये भी सही वाक्य है। ये लोग अच्छे आदमी है, ये भी सही वाक्य है। देखिए यहां पर अगर बात करें यह वही व्यक्ति है, ये नहीं होना चाहिए, तो ये वह व्यक्ति होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? तो साथियों ये वह व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था। यानी कि दिक्कत कहां पर है, किस वाक्य में दिक्कत है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में दिक्कत है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने सवाल है कि मादहस्त का पर्यायवाची क्या होता है? तो अधीनस्थ कहते हैं साथियों। क्या मादहस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधीनस्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीतांबर शब्द का बहुब्रीहि समास साथियों किसके के अनुसार विग्रह वाक्य मुझे आप लोग बताइए। पीतांबर की अगर बात करें तो पीला वस्त्र नहीं साथियों, पीला है वस्त्र जिसका, ये कहेंगे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों जिन लोगों ने भी चैनल पर, जो लोग नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत इन एक तरीके से इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए साथियों आने वाले समय में देखिए अगर आपका ये एग्जाम, मैं तो कहूंगा निकल जाए, बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जाम निकल जाए, लेकिन किसी वजह से साथियों एक आध नंबर से अगर आप रह जाते हैं तो आपकी एक तरीके से कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। मौके आपको बहुत दिए जाएंगे। एसएससी एमटीएस का एग्जाम है आने वाले समय में, एसएससी जीडी का एग्जाम है आने वाले समय में, ठीक है ना। तो उन पर साथियों फोकस आप लोग करेंगे, उसकी भी तैयारी आपको कंप्लीट यहां पर करवाई जाएगी, ठीक है ना। खैर अभी तो पूरा मन ये बनाइए कि ये आपका एक तरीके से फाइनल एग्जाम है, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हर हालत में होकर रहूंगा। क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए साथियों कर रहा हूं कि एग्जाम तो एक छोटी सी चीज है, सिलेक्शन ये तो बहुत बड़ी साथियों एक तरीके से बहुत बड़े काम हो जाए अगर आप इतनी मेहनत करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से शब्दों के विलोम का अर्थ उपयुक्त युग में है साथियों, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए तो बताइए साथियों कौन सा विलोम शब्द आपको यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए चिरंतन का विलोम क्या होता है? मैं कहूंगा नश्वर कहूंगा।
करुण का विलोम क्या होता है साथियों? दयालु नहीं होता है। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। उपसर्ग की अगर बात करते हैं साथियों, उपसर्ग का विलोम क्या होता है साथियों? प्रत्यय होता है। क्या होता है साथियों? उपसर्ग का विलोम क्या होता है? प्रत्यय होता है। आजादी की अगर बात करते हैं, आजादी का विलोम स्वराज नहीं बल्कि गुलामी होता है। क्या? ठीक है ना, गुलामी होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा विलोम शब्द योग में सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अब सही है तो यही आपका क्या होगा साथियों? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, मुझे बताइए। देखिए मुंबई की अगर बात करिए साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेज की अगर बात करें तो मेज आपका एक जातिवाचक हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। अलंकार का नाम बताइए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लिंक सिगरी लंका जरी गई, चले निशाचर बाग। तो यहां पर अगर बात करते हैं अतिशोक्ति अलंकार, आपका जवाब जो है ना वो बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मुझे बताइए। देखिए इस सवाल की अगर बात करें बहुत शानदार सवाल है, आप लोग ध्यान रखेंगे इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राकृत ही साथियों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए जहां छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ए या ए अथवा ओ या औ का आगमन हो यानी कि आ जाए तथा दोनों के मेल से ए या औ हो जाए तो वहां पर साथियों कौन सी संधि होती है? वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो, इनमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसमें साथियों श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चंस आपके आरंभ हो चुके हैं? मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग के आपके सवाल जो है ना वो यहां पर शुरू हो चुके हैं। चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखिए, ठीक है ना, और साथ में आंसर जो है ना वो साथियों देते जाइए। देखिए पहला सवाल है, आपसे कहा यहां पर यह जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया गया है, मुझे बताइए। देखिए चलिए अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, यानी कि यहां पर जो लॉजिक आपका लगा है वो लॉजिक आपको ये बताने कि कहां पर नहीं लगा है। अब देखिए अगर साथियों यहां पर अगर बात करें सबसे पहले कि आखिर यहां पर कौन सा लॉजिक लगा है, तो अगर बात करें बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा, ये 61 है साथियों। इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर आता है? तो मैं कहूंगा साथियों 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। अगर हम उसमें से 3 घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं साथियों? उसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, महीन कर लेता हूं। अगर इसमें से 3 घटा देते हैं तो साथियों 61 आ जाएगा। उसी प्रकार ये साथियों 10 के स्क्वायर के आसपास है। अगर हम 10 के स्क्वायर यानी कि 100 में से 3 घटा देते हैं तो 97 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 51, जैसे कि मान लीजिए साथियों क्या, अच्छा एक तरीके से अगर बात करें, मान लीजिए यहां पर लिखा गया है, देखना क्या, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं, ठीक है ना, वही एक तरीके से साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया। अच्छा यानी कि यहां पर जो रूल लगा है वही रूल आपको बताने के कहां पर लगा है। देखिए 51 की जब हम बात करते हैं तो ये 7 के स्क्वायर के आसपास आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस अगर 2 करते हैं तो 51 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करते हैं 57 की, तो साथियों 7 का स्क्वायर प्लस अगर 8 करते हैं कितना हमें मिल जाएगा साथियों? यहां पर 57 हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर 39 की बात करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। और 67 की अगर बात करें तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी प्लस प्लस है, इसमें भी प्लस प्लस है। 147 की अगर बात करें तो ये 144 के आसपास का, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अच्छा यहां पर आप देखिएगा यहां पर माइनस माइनस है, यानी कि स्क्वायर करा के माइनस किया गया, स्क्वायर करा के माइनस किया गया, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस किया गया। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 14 का स्क्वायर होता है 196, यहां पर साथियों प्लस किया गया 3 कर दिया हमने, 199 बन जाएगा। 144 की अगर साथियों हम बात करते हैं तो 144 की अगर बात करें ना तो 12 के स्क्वायर में साथियों हम कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। 144 माइनस 3 141, और 193 की अगर बात करें 14 के स्क्वायर में से कितना एक तरीके से माइनस करेंगे साथियों? 196 हो तो 3 माइनस करेंगे, तो मतलब कुल मिला के अगर बात करें यहां पर आपका जो रूल लगा है, मैं कहूं साथियों यहां पर आपका जो रूल लगा है वो रूल आपका ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों समझ में आ गया ना आपकी?
समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों सही जवाब एक तरीके से क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर 6W23 है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया था। 6W23 है, 9S19 है, 5O और 15 है। अब देखिए यहां पर अगर आप साथियों बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो देखेंगे ये 6 और 2 3 का कुछ संबंध है, 1 9 और 9 का कुछ संबंध है, और 1 5 और 5 का कुछ संबंध है। यानी कि अगर 2 और 3 की आपस में गुणा करा दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। अगर 1 और 9 के आपस में गुणा करा दी जाए तो हमें ये नंबर मिलेगा। अगर 1 और 5 की गुणा करा दी जाए तो हमें ये नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 0 की गुणा कराई जाए तो 0 आना चाहिए, यहाँ पर 3 है इसलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी साथियों आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। 1 और 1 की गुणा कराओगे तो 1 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आंसर हमारा जो होगा वो यही होगा। और अगर बात करें देखिए 23 जो है ना, W जो है ना, W की पोजीशन क्या होती है, 23 होती है। S की पोजीशन 19 होती है, O की पोजीशन 15 होती है, उसी प्रकार K की पोजीशन 11 होती है। तो मैं कह सकता हूं जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, उन सभी का आंसर जो होगा भाई वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। फटाफट साथियों बताइए। क्या उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या, यानी कि 19 53 215 में जो संबंध है वो आपको साथियों बताना है। 19 53 215 में चलिए देखिए 19 से ये 53 कैसे बना है, ठीक है ना। 19 से साथियों 53 कैसे बना है, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर हम साथियों बात करें देखिए 19 तियां कितने होते हैं, आप सभी को पता है 19 तियां 57 होते हैं। अगर 57 में से क्या, अगर 57 में से साथियों हम कितने घटा दें, एक तरीके से बात करें 4 हम घटा दें तो हमें 53 मिल जाएगा। कहिए बिल्कुल मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं साथियों देखिए 53 की, ठीक है ना, किसकी साथियों, सॉरी किसकी बात करें साथियों, 53 नहीं 54 आना चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है ना, सॉरी 54 नहीं बल्कि 53 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या की, 19 की गुणा 3 से की तो 57 आया, -4 कर दिया। अब इसकी गुणा साथियों 4 से करो, क्या इसकी गुणा साथियों जब आप 4 से करोगे 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और एक आपका 21 हो जाएगा। अब इसमें आपको साथियों 4 प्लस करना है, कितने प्लस करना है, 4 प्लस करना है, तो कितना आपका हो जाएगा 215 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 215 लिखा हुआ है। तो 19 से 53 कैसे बनाया गया मैंने आपको बताया, 53 से 215 कैसे बनाया गया मैंने आपको बताया। अब आपको यह देखना है कि इसमें भी क्या वही संबंध है। अब देखिए 13 से 35 हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें 13 कम 13 तो 26 13 39। अब 39 में जैसे यहां पर 4 घटाया था ना, ऐसे इसमें भी 4 घटाओगे तो क्या 35 आ जाएगा, बिल्कुल। अब इस 35 की अगर बात करें, जैसे इसमें साथियों 4 की गुणा की थी, इसमें भी 4 की गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों देखिए, ठीक है ना, यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं 35 की 40, 4 से गुणा करें 140 आ गया। अब इसमें साथियों 3 प्लस कर देंगे तो मैं कह सकता हूं कितना आ जाएगा, एक तरीके से 153 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो यहां पर लॉजिक लगा वो यहां पर लॉजिक लगा, इसमें साथियों नहीं लगेगा वो लॉजिक। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, बेजोड़, यानी कि जो सबसे विषम है, जो सबसे अलग है, उसका आपको क्या करना है, उसका ही तो साथियों आपको एक तरीके से चयन करना है। तो आंसर आपका क्या जाएगा मुझे बताइए। देखिए रेत है, वर्षा है, कीचड़ है, चिकनी मिट्टी है। देखिए कहीं ना कहीं रेत और कीचड़ और चिकनी मिट्टी, इसको ये जमीन पर ही होता है, लेकिन वर्षा यहाँ पर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 5 व्यक्ति हैं AEIJV, इनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग इनका वजन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जा रहा है कि V केवल I से भारी है, तो यहां पर कहा गया है E जो है ना, E केवल अगर बात करें साथियों I से भारी है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 2 मुंह जिधर होता है ना वो बड़ा होता है। तो क्या कहा गया है, E जो है ना ये सिर्फ I से भारी है। इसका मतलब ये है कि अब इधर को कोई लेटर नहीं आएंगे, अब जो भी लेटर आएंगे वो इधर की तरफ आएंगे। उसके बाद कहा गया है कि A E और V से भारी है। क्या अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या कि A जो है ना, A ठीक है ना, A ये क्या कहा गया है, ये A E से भी भारी और V से भी भारी है, ठीक है। तो A जो है ना साथियों ये V से भी भारी है, ठीक है ना,
और अगर बात करते हैं साथियों ई से भी भारी है, ये लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं। देखिए ए की अगर बात करते हैं, ए की अगर बात करें साथियों, ये आपका ई से भी भारी है और वी से भी भारी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए उसके बाद अगर बात करें क्या कहा गया है, लेकिन जे जितना भारी नहीं है, तो जे किधर आएगा भाई साहब? जे इधर आ जाएगा। मतलब ए जो है ना, जे जितना भारी नहीं है, जे ज्यादा भारी है। उसके बाद कहा गया कि उनमें से तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, आपसे पूछा। देखिए सबसे भारी व्यक्ति ये, दूसरा सबसे भारी व्यक्ति ये, तीसरा सबसे भारी व्यक्ति ये, यानी कि वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए, देखिए लिखा हुआ है CAKE को यहाँ पर 100 लिख दिया गया है और GLOW को 285 लिख दिया गया है। BAC को क्या लिखा जा सकता है साथियों? ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है। चलिए बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि C आता है आपका 3 पर, A आता है 1 पर, K आता है 11 पर, E आता है 5 पर। इनको जरा जोड़िए, 3 1 4, 4 11 15, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 को क्या लिखा गया है? 100 लिख दिया गया। कि ऐसा तो नहीं 5 की गुणा कराई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते इसको। देखिए G 7 पर आता है, L 12 पर आता है, O 15 पर आता है, W आपका 23 पर आता है। यहां पर अगर बात करें कितना बन जाएगा, देखिए जरा 19 और एक तरीके से 19 15 और 23 कितने होते हैं? देखिए जरा 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 आपका हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें 5 आ जाएगा। देखिए अब इसकी गुणा जरा 5 से कराइए। क्या इसकी गुणा भी साथियों, देखिए 20 आया था ना, इसको जोड़कर तो गुणा 5 से कराया था, हमें 100 मिल गया। अब इसको जोड़ा दूसरे वाले को तो 57 आया, जरा 5 से गुणा कराइए। इसकी 20, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 28, यानी कि 285 यहां पर है। बिल्कुल सही। यानी कि अब आपको इतना पता चल गया कि लॉजिक आखिर क्या है। अब लॉजिक आपको पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 को 1 3 और आपका ये 11 हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, 14 हो जाएगा, 15 16 17 हो जाएगा। 17 की अगर बात करते हैं साथियों, 17 पंजे कितने होते हैं? मैं कहूंगा 85 होते हैं। तो 85 आंसर होना चाहिए। बिल्कुल साथियों 85 ही आपका आंसर होना चाहिए, जो कहां पर लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं और आपको इस बीच अपना काम संभालने के लिए कहते हैं। यानी कि आपके अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं और कह रहे हैं जो मेरा काम है वो आप देख लो। आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? अफसर के लिए आभारी रहेंगे और कर्तव्यों को निभाने में अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। यानी कि उनके अवसर, जो आपको अवसर मिला है उनका काम करने का, उस पर आप आभारी रहेंगे, उनके एहसानमंद रहेंगे और कर्तव्यों को निभाने में अपना स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका सही लग रहा है। उसके बाद अगर बात करें अगला, देखिए कि मौके के लिए खुश रहेंगे लेकिन इसे सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ समझेंगे, ऐसा नहीं साथियों। ये दिल से भी उसको करने का अच्छा तरीका आप अपनाएंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं साथियों। जिम्मेदारी लेंगे लेकिन काम ठीक से नहीं करेंगे भी नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 5 है, 9 है, 10 है, 28 है और 17 और फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये 5 से 9 हुआ है तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर 4 बड़ा है, ठीक है ना। यहां पर कितना बड़ा है? 4 बड़ा है और यहां पर 1 बढ़ गया, यहां पर फिर से 18 बढ़ गया। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है साथियों। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, दूर करो इसको। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें ये 5 है और ये साथियों 9 है और ये 10 है। तो मैं कह सकता हूं 5 की अगर देखिए बात करें ना तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई ये 5 ही तो हो गया। इस 9 की अगर बात करें इसको हम कैसे लिख सकते हैं साथियों? 2 का क्यूब प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी 10 की अगर बात करें ना साथियों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर प्लस 1। और 28 की अगर बात करें साथियों तो 3 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 17 की अगर बात करें साथियों तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और 65 को साथियों 4 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? 25 होता है। तो क्या 25 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 25 ऑप्शन में है। 25 कहां है? अच्छा 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 होता है। तो 26 ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है यहां पर
कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करेंगे। यानी कि अगर भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग कर दें तो क्या 25 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसको फॉलो करके 25 आपको लाना है। नीचे वाले से चलते हैं साथियों, थोड़ा सा आंसर हमें पहले मिल सकता है। देखिए प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस कर दो, तो ये प्लस है इसको माइनस कर दो, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, अगर बात करें देखिए 50/3 गुणा 15 आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आ जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, कितना हो जाएगा साथियों 250। तो ऐसा करें 250 यहां पर डायरेक्ट लिख लें, बिल्कुल लिख दे। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब -50 सॉरी -25, ठीक है ना, -25 प्लस 10 करके 25 थोड़ी ना आएगा इसको कैलकुलेट करके। यानी कि ये लॉजिक हमारा क्या हो गया साथियों, ये लॉजिक हमारा एक तरीके से फेल हो गया। चलिए ये लॉजिक हमारा एक तरीके से फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी वाले को ट्राई करते हैं, यानी कि माइनस भाग की जगह पर गुणा और गुणे की जगह पर भाग। जैसे कि ये भाग है ना, तो इसको साथियों गुणा कर लो, ये गुणा है इसको क्या कर लो, इसको भाग कर लो। प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको भाग कर लो। देखिए अगर बात करें तो ये 150 आ जाएगा, बिल्कुल ये भाग हो रही है तो साथियों इसको भाग कर दिए, 15 एकम 15 यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 + 25 -10, यानी कि अगर बात करें 10 और यहां पर क्या आपका आ जाएगा साथियों 15, एक क्या आ जाएगा प्लस यहां पर 15 आ जाएंगे, यानी कि 10 15 कितने होते हैं तो 25 होते हैं। तो बिल्कुल साथियों इसका मान 25 आया है, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इस सवाल की अगर बात करें कि यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, रविवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा या सोमवार होगा। देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे मैं आपको साथियों समझा देता हूं। देखिए 18 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन बताया जा रहा है साथियों, बुधवार बताया जा रहा है, बुधवार बताया जा रहा है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अब आपको पीछे आना है 2005, 2006, 2004, 2003 ऐसे करके 2000 वाला आप ज्ञात कर पाएंगे। अब अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाता कि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होता, तो पता आप क्या करते, आप इसमें से एक घटा देते, यानी कि बुधवार से अगर आप एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता तब भी आप बता देते। अब देखिए अगर ये वाला नंबर अगर 4 से कटता होता है, पूरा कट जाता है, तो अगर कट जाता है तो हम साथियों यहां से 2 माइनस करते, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो हम 1 माइनस करेंगे, यानी कि बुधवार में 1 दिन घटाएंगे। अगर 4 से कट जाता है तो बुधवार में हम 2 दिन घटाते तो यहां पर सोमवार आता। उसके बाद देखिए 18 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा साथियों, मंगलवार से एक दिन पहले क्या आता है, सोमवार आता है। अब देखिए 18 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन आता, अब यहां पर ये 4 से कट रहा है तो मैं कहूंगा यहां पर सोमवार से रविवार नहीं होगा बल्कि शनिवार हो जाएगा, 2 घटेगा। इतनी बात आपको मालूम पड़ गई। 18 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा साथियों, अगर बात करें शनिवार में 1 कम करेंगे तो शुक्रवार आपका हो जाएगा। उसी प्रकार 18 अक्टूबर 2001 को साथियों कौन सा दिन होगा, 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों गुरुवार आपका हो जाएगा, ठीक है ना, गुरुवार आपका हो जाएगा। और अगर बात करते हैं 18 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, मैं कहूंगा साथियों गुरुवार से एक दिन पहले क्या आ जाएगा आपका, यहां पर साथियों बुधवार आ जाएगा, ठीक है ना, बुधवार आपका आ जाएगा यहां पर। इतनी बात आपको साथियों क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो चुकी है साथियों तो बहुत अच्छी बात है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखिए आपको, देखिए अब यहां पर क्या आ गया है, आपसे पूछा गया था कि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है, आपसे पूछा गया था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 17 अक्टूबर आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई जब 18 अक्टूबर 2000 को बुधवार है तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, भाई मंगलवार ही तो होगा, मंगलवार ही तो होगा। यानी कि 17 अक्टूबर और उससे पहले 18 अक्टूबर, उससे पहले 17 अक्टूबर, तो 1 घटा तो मंगलवार हो जाएगा। मैं कहूंगा मंगलवार आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, वरना आप ये बार बार 18 अक्टूबर नहीं लिखेंगे ना, बार बार ये लिखेंगे आप सिर्फ साथियों 2006 का 6 फिर 5 फिर 4 ऐसे करके साथियों लिखेंगे बहुत तेजी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक विषम संख्या के पश्चात, ठीक है ना, यानी कि बाद और तथा पूर्ववर्ती एक विषम संख्या है, यानी कि बीच में भी विषम संख्या होना चाहिए और उससे पहले भी विषम संख्या होना चाहिए, उससे बाद भी विषम संख्या होना चाहिए। देखिए
ये एक विषम संख्या है, इससे पहले भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, तो मैं कहूंगा 1। उसके बाद ये आपकी सम संख्या हो गई, ठीक है ना, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं साथियों। उसके बाद अगर बात करें, ये एक विषम संख्या, उससे पहले भी विषम संख्या और उसके बाद भी विषम संख्या, ये एक जोड़ा हमें मिल गया। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों, ये एक विषम संख्या और उससे पहले भी और उसके बाद भी, बिल्कुल साथियों। उसके बाद अगर बात करें, यहां पर एक विषम संख्या, उससे पहले भी विषम संख्या, उसके बाद भी विषम संख्या है, तो मैं कहूंगा ऐसी 4 हैं जिनके पहले भी विषम संख्या और जिनके बाद भी विषम संख्या। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक महिला आपके थाने में आती हैं और आपको बताती हैं कि वह रेप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं। आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होगी? क्या आपकी तत्काल प्रक्रिया उससे अधिनियम के व्यक्तिगत और अंतरंग विवरण आप पूछेंगे? नहीं। उसे घर वापस जाने और घटना को भूल जाने के लिए कहेंगे साथियों? तो नहीं। क्या उसे एफआईआर दर्ज ना करने का सुझाव देना क्योंकि इससे समाज में उसकी छवि खराब होगी? साथियों नहीं। जब आप अधिनियम के बारे में विवरण पूछ रहे हो तो एक महिला अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहेंगे? बिल्कुल साथियों। देखिए विवरण तो पूछना पड़ेगा, लेकिन सबसे सटीक यहां पर जो होना चाहिए, मैं कहूंगा एक महिला अधिकारी भी होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका जवाब यहां पर साथियों क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। MKWREB लिखा हुआ है, MOTYDG लिखा हुआ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं साथियों। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और एक तरीके से बात करें साथियों, वक्त समय आपके पास कम है, तो सिर्फ मैं आपको वही चीजें दे रहा हूं, सिर्फ मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर साथियों कुछ नहीं है। तो अभी साथियों यहां पर बात करते हैं, अभी तो जीके भी आपको पढ़ना है, अभी मैथ भी आपको पढ़ना है। अभी आप साथियों कहां चले, अभी तो ये समझ लीजिए वीडियो आधी हुई है, मैथ भी बाकी है, टॉप क्वेश्चन जीके जीएस भी आपकी बाकी है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते MKW, क्या साथियों, MKWREB। उसी प्रकार इसको भी यहां पर लिख लेते हैं MOTY और डी और साथियों जी आ गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर ये सवाल कैसे हो पाएगा, जरा साथियों मुझे देखकर बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए MK की अगर बात करें यहां पर साथियों, देखिए K में 2 बढ़ाया गया, K 11 पर होता है, M 13 पर होता है, यानी कि यहां पर 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर 2 बढ़ाया गया, B में 2 बढ़ाएंगे D आ जाएगा, E में 2 बढ़ाएंगे G आ जाएगा। तो अब आपको साथियों यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि जो लॉजिक यहां पर है साथियों वो आपको मालूम पड़ गया होगा। वही साथियों लॉजिक यहां पर आपको लगाना है। जैसे कि अगर बात करते हैं ना साथियों, यहां पर देखिए N में आप देखिए कितने लेटर हैं, एक सेकेंड मैं साथियों यहां पर कलर आपके लिए चेंज कर लेता हूं। देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। अब इन में साथियों 2 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, इन में 2 बढ़ाएंगे साथियों P आ जाएगा, और E में साथियों 2 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। U में 2 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा साथियों, W आ जाएगा। T में 2 अगर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, V आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर E और क्या आ जाएगा, यहाँ पर E में C में 2 बढ़ाएंगे E आ जाएगा, I में 2 बढ़ाएंगे साथियों K आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, PGWVEK, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए काम के लिए भर्ती करते समय आप एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस गुण को ध्यान देंगे, मुझे बताइए। क्या उसमें समर्पण है कि नहीं, बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। कड़ी मेहनत कर सकता है, नहीं कर सकता, इस पर ध्यान देंगे। पेशे में वो रुचि रख रहा है जिसमें वो आ रहा है, जिस विभाग में आ रहा है, क्या उसमें इंटरेस्ट है उसको, बिल्कुल साथियों इन सभी चीजों पर हम क्या रखेंगे, एक तरीके से नजर रखेंगे। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें साथियों, जो संबंध यहां पर आपको नजर आ रहा है वही संबंध किस ऑप्शन में है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रोस्टर और हेन। रोस्टर क्या होता है, एक साथियों ये एक चूजा होता है, एक नर चूजा होता है, और ये क्या है, ये हेन जो होती है वो एक मादा चूजे को कहते हैं, यानी कि नर चूजा, ये एक मादा चूजा। अगर हम यहां पर ऑप्शन में बात करें तो स्टैलिन की अगर बात करें, इसकी क्या होता है, ये एक नर घोड़ा होता है। और अगर बात करें साथियों मेयर की, तो ये मेयर की अगर बात करें तो मेयर आपका मादा घोड़ा को कहेंगे। तो
मैं कह सकता हूं जो लॉजिक यहां पर है वो लॉजिक यहां पर है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप इस पुलिस पेशे में क्यों जुड़ना चाहते हैं तो आपका उत्तर क्या रहता है? पैसे के लिए ये कहते हो? नहीं साथियों, समाज की मदद के लिए या सम्मान के लिए, शक्ति के लिए। सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या है। लिखा हुआ है P@Q का मतलब है कि Q P के 20 मीटर दक्षिण में है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि P*Q का मतलब है कि Q P के 20 मीटर बाईं ओर है और X*Y क्या लिखा हुआ है? अच्छा, X*Y@Z सत्य है तो X Z की किस दिशा में? कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपको देखना ये सवाल की अगर बात करें, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब X*Y का मतलब क्या होगा? क्या X*Y का मतलब, अब स्टार देखिए कहां पर है, यहां पर स्टार नहीं, यहां पर स्टार है। और इस स्टार का मतलब क्या होता है साथियों कि P यानी कि ये x है, मान लीजिए ये y है, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि q जो है ना ये p के 20 मीटर बाईं ओर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो y है ये x के 20 मीटर बाईं ओर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर बात करते हैं साथियों x जो है ना, x ये साथियों x के मतलब 20 मीटर बाईं ओर कौन है साथियों? ये y है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर इसको देखिए y@z, तो @ कहां पर है? यहां पर है। यानी कि P@Q का मतलब है Q P के 20 मीटर दक्षिण में है, क्या? ठीक है ना। यहां पर YZ की बात की गई है, YZ की बात की गई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि Y के दक्षिण में है साथियों Z, Y के दक्षिण में Z है और कितने मीटर पर है? 20 मीटर पर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि X Z की किस दिशा में स्थित है? तो Z से अगर साथियों हम लोग देखें कि X किस दिशा में स्थित है तो ये इस दिशा में स्थित है। और ये दिशा क्या कहलाई जाती है? ये दिशा साथियों उत्तर पूर्व कहलाई जाती है। तो उत्तर पूर्व कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 3 विवाहित जोड़े हैं। काव्या की प्रज्ञा, काव्य जो है ना ये प्रज्ञा की पुत्री है। क्या कहा गया? बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको देखिए क्या कहा गया है कि काव्य जो है ना ये प्रज्ञा की पुत्री है। तो प्रज्ञा की अगर बात करते हैं साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञा की अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए प्रज्ञा आपकी ये हो गई। प्रज्ञा की पुत्री की अगर बात करते हैं कौन हो गई साथियों? काव्या हो गई। तो प्रज्ञा की पुत्री एक तरीके से कौन हो गई साथियों? काव्या हो गई। उसके बाद कहा गया है कि श्रव्य या सतीश की पुत्री है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि श्रव्य जो है ना ये लिखा, श्रव्य सतीश की पुत्री है जो प्रज्ञा का पति, यानी कि सतीश जो है ना, सतीश देखिए जो का इस्तेमाल जो होगा ना वो दूसरे वाले शब्द के लिए होगा, इसके लिए नहीं, इसके लिए होगा। तो प्रज्ञा का पति कौन हो गया साथियों? सतीश हो गया। तो हमें इतनी बात मालूम पड़ गई कि प्रज्ञा का पति कौन है साथियों? सतीश है। और सतीश की बेटी है जिसका नाम काव्य है। उसके बाद कहा गया है कि नितिशा, क्या? नितिशा ऋषि की पुत्री है जो श्रव्या का, क्या साथियों कहा गया है? श्रव्या का पति है। तो अगर बात करते हैं साथियों श्रव्या का पति कौन है, यहां पर जरा देखिए। श्रव्या की अगर बात करते हैं साथियों, श्रव्या की अगर बात करें तो काव्या प्रज्ञा की पुत्री हो गई, काव्या जो है ना प्रज्ञा की पुत्री हो गई। श्रव्या यहां पर है लिखा हुआ है, श्रव्या सतीश की पुत्री। यानी कि अगर बात करते हैं श्रव्या की तो श्रव्या और काव्या ये दोनों सतीश और प्रज्ञा की साथियों कौन है? बेटी और बेटियां हैं एक तरीके से। कहा गया है साथियों यहां पर नितिशा ऋषि की पुत्री है जो श्रव्या का पति है। यानी कि श्रव्या का पति साथियों यहां पर कौन बताया गया है? मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, ऋषि बताया गया है। तो ऋषि यहां पर हो जाएगा। ऋषि की अगर बात करें, नितिशा जो है ना साथियों ऋषि की पुत्री है, ठीक है ना। नितिशा जो है ना साथियों ये कौन है? नितिशा की अगर बात करते हैं, नितिशा आपकी जो होगी, यानी कि अब अगर बात करें ये सतीश और प्रज्ञा पति पत्नी है, इनकी 2 बेटियां हैं श्रव्या और काव्या। श्रव्या का पति ऋषि है, ऋषि और श्रव्या का एक पुत्र है नितिश। उसके बाद क्या लिखा हुआ है साथियों? जो श्रव्या का पति है, बिल्कुल हो गया यहां तक। पवन राहुल का पुत्र है, यानी कि पवन राहुल का पुत्र है जो श्रव्या की बहन का पति है। श्रव्या की बहन कौन है? काव्या है। यानी कि काव्या का पति कौन हो जाएगा? एक तरीके से बात करें काव्या का पवन राहुल का पुत्र, काव्या का पति साथियों राहुल हो जाएगा। और राहुल का पुत्र कौन
कौन हो जाएगा, पवन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है और ये दोनों माता पिता हैं। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों के 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, तो काउंट करेंगे 4 महिलाएं 4 पुरुष आएंगी। कहा जा रहा है कि पवन प्रज्ञा से कैसे संबंधित है, यानी कि प्रज्ञा क्या एक तरीके से यहां पर अगर बात करें पवन और प्रज्ञा, पवन कहां पर है देखिए जरा, पवन ये है और प्रज्ञा कहां पर ये है, तो पवन क्या कहेगा साथियों प्रज्ञा को, मैं कहूंगा ये तो माता, क्या माता की माता है और माता की माती कौन होती है एक तरीके से अगर बात करें। अच्छा देखिए पवन प्रज्ञा से कैसे संबंधित, यानी कि प्रज्ञा क्या कहेंगी पवन को, तो प्रज्ञा क्या कहेंगी बेटी का बेटा है तो नाती होगा, नाती होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए बहुत ध्यान से सभी सवालों को आपको देखना है। तो अब आपके यहाँ पर साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं और ये साथियों वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं तो आपके जो आपके एग्जाम में साथियों आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर कठिन सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग देख लीजिए। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को कितना और कितने के रूप में दर्ज किया गया था। तो अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी साथियों 82.14 और महिला साक्षरता कितनी थी साथियों 65.46, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी जिसके कारण कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों। गया सत्र आप लोग ध्यान रखें, कौन से सत्र में, गया सत्र में जो 1922 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है, तो अगर बात करते हैं कनाडा देश की, तो कनाडा देश की तटरेखा सबसे लंबी है। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इनमें से कौन सी नदी बहती है, तो साथियों मैं कहूंगा यमुना नदी बहती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी डेमोनेटाइजेशन की घोषणा कब की गई थी, तो यह तिथि तो आप सभी लोग नहीं भूल सकते, 8 नवंबर 2016 को यह घोषणा की गई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा प्रबंधन को पंचायती राज से जोड़ने के प्रमुख उद्देश्य साथियों क्या है, चलिए तो साथियों क्या है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए, देखिए और मुझे बताइए। अगर बात करें निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण बिल्कुल उद्देश्य है। स्थानीय जवाबदेही स्थापित करना बिल्कुल है। बुनियादी शिक्षा के निष्पादन और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन करना बिल्कुल साथियों उद्देश्य है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन जरूरी होता है, यानी कि अनिवार्य होता है, तो मैं कहूंगा भारत की संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग के संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अगर साथियों बात करें देखिए भदोही और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख कालीन केंद्र हैं, तो गलत आपको बताना, ये तो सही है। मिर्जापुर को कालीन शहर के नाम से जाना जाता है, नहीं साथियों, ठीक है ना। मुगल भारत के दौरान आगरा पहला कालीन केंद्र था, ये बात सही है। मैं कहूंगा ये बात सही नहीं और सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत आल्हा है, होरी है, सोहर है, लेकिन लमन नहीं। अब लमन नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में ईरान के शाह और अफशरीफ वंश के संस्थापक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो मैं कहूंगा किस वंश के शासनकाल में किया था, मुगल वंश के शासनकाल में किया था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि 50वीं जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को किस जीएसटी स्लैब में स्थानांतरित कर दिया है, तो मैं कहूंगा 28% वाले में स्थानांतरित कर दिया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, 1990 में ही आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है साथियों कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मैं कह सकता हूं आदिवासियों से, ट्रांसजेंडर से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से संबंधित है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में
प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो साथियों अगर बात करें मेथेनॉल की, क्या मेथेनॉल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो मानव के शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। उसके बाद देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर जिसका नाम धौलावीरा है, तो ये साथियों किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है मुझे बताइए। तो अगर बात करें कहां पर, तो मैं कहूंगा गुजरात में शहर में स्थित है। राइट आंसर गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है मुझे बताइए। तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है साथियों, ये है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 ये किसकी नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। तो अगर बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 148 में की गई है। यह आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक साथियों कहां पर हुई है? तो मॉरिशस में हुई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो अगर बात करें किस घराने से संबंधित हैं, तो ये पंजाब घराने से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन क्रमशः ओमान और जॉर्डन की राजधानी, यानी कि जॉर्डन की राजधानी क्या है और ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी तो मस्कट है और जॉर्डन की राजधानी क्या है साथियों? अम्मान है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है साथियों? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। साथियों जिन लोगों ने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया मैं कहूंगा साथियों वो सभी इस वीडियो को एक तरीके से लाइक कर दीजिए। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं मैं कहूंगा साथियों चैनल को भी आप लोग क्या कर लीजिए, तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में इस चैनल की बहुत अहम साथियों भूमिका होगी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस की अगर बात करते आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस में संग्रहित किया जाता है। उसके बाद देखिए चेंजिंग इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह ही इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते थे? तो अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के निःशुल्क उपचार से। क्या महिलाओं के निःशुल्क उपचार से ही साथियों वंदे मातरम योजना का संबंध है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा इसे शीट में लुढ़काया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं उसे क्या कहा जा सकता है? उसे आघात वर्धनीयता कहा जा सकता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। साथियों सवाल आपके यही पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इन सभी सवालों को देखना है। भले सवाल थोड़े से अगर आपको टफ लग रहे हैं तो मेरा मानना है सवाल तो यही आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगर मैं कहूंगा बहुत नहीं तो कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है साथियों मुझे बताइए। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों केरल, तो केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो मैं कह सकता हूं भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये तो जर्मनी में। ये कहां पर है साथियों? ये जर्मनी में, यानी कि रुर कोयला क्षेत्र ये कहां पर है साथियों? जर्मनी में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि किसकी सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है मुझे बताइए। तो वन्य जीवों की सुरक्षा ये भारत के नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है, इसलिए राइट आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में किस वन प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो किसकी बात चल रही है? मैं कह सकता हूं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात चल रही है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? टेबल नमक का नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने जो है ना वो बहुत टॉप लेवल के साथियों शुरू हो चुके हैं।
एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर बात करें, अगर एक पुरुष है साथियों, क्या है, पुरुष है, और यहाँ पर क्या बताया गया है साथियों, महिला है, यानी कि ये दोनों अगर किसी काम को करते हैं तो इन दोनों को काम करने में साथियों 12 दिन का समय लगता है, 12 दिन का समय लगता है। उनकी दक्षता की अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि अगर ए 2 काम करता है तो बी 3 काम करता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 2 + 3 यानी कि 5 काम होगा एक दिन में। और जब दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और 12 दिन में ये कोई काम निपटा रहे हैं तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना होगा, टोटल काम आपका 60 होगा। बिल्कुल ना, बिल्कुल साथियों, टोटल काम आपका कितना होगा, 60 होगा। कहने कि अगर महिला अकेले कार्य करे, यानी कि महिला की दक्षता कितनी है, महिला की दक्षता 3 है, यानी कि महिला अगर अकेले कार्य करती है तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए महिला की दक्षता 3 है, यानी कि महिला एक दिन में 3 काम करती है और टोटल काम कितना है, 60। तो मैं कहूंगा अगर एक महिला एक दिन में 3 काम करती है और टोटल उसको 60 काम करना हो तो कितने दिन उसको लगेंगे, 3 दूना 6 यानी कि 20 दिन साथियों उसको काम करने में लगेंगे। तो 20 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, एक चौराहे पर लगी 4 यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड के बाद, 45 सेकंड पर, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर को 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी तो वो समय क्या होगा, मुझे बताइए। अगली बार 1:35 के बाद क्या 2:05 पर जलेंगी, या 1:50 पर जलेंगी, या 2:10 पर, या 1:55 पर। देखिए ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। ऐसे ही साथियों इसी कॉन्सेप्ट का एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि एक क्या है, गोलाकार मैदान है, वहां से अगर एक बंदा 30 सेकंड के अंतराल पर चलना शुरू करता है, फिर साथियों 45 सेकंड के, फिर 60 सेकंड के, ऐसा होता है ना, और कहा जाता है कि अगली बार वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो सेम इसी लॉजिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर वो भी प्रश्न साथियों आधारित होता है। तो अगर वो सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए, करने का तरीका दोनों का एक है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर जो संख्याएं निकलती हैं इनका सबका लासा करेंगे, यानी कि 30 लिखी है तो 30 का लासा करेंगे, 45 का लासा करेंगे, ठीक है, 45 का, और 1 मिनट है, 1 मिनट को सेकंड में बदले 60 सेकंड, और 75 सेकंड, इसका निकाल लीजिए साथियों कि एलसीएम इसका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 से कट करेंगे 15 आ जाएगा, 45 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही रख देंगे, यहां पर 30 आ जाएगा, यहां पर 75 आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 15 यहां पर ऐसे ही आ जाएगा, 45 ऐसे ही आ जाएगा, यहां पर 15 आ जाएगा, 75 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब ये क्या फिर से 3 से कटेगा, बिल्कुल साथियों 5 नहीं कटेगा, ऐसे रख दीजिए, 3 पंजे 15, 5 ऐसे रख दीजिए, 25 ऐसे ही रख दीजिए। अब ये किससे काटेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और फिर ये साथियों 5 से कटेगा, यानी कि अब इसको क्या कर लीजिए, अब इसको गुणा करा लीजिए, देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि 36 की गुणा 5 सते 5 पंजे 25 से करा लीजिए। क्या 36 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 5 पंजे 25 से करा लीजिए, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 और साथियों 3 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से बात करें 72 आ जाएगा। अब इसकी अगर बात करें 0, 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 900 यहाँ पर आ जाए, 900 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साथियों, मुझसे कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। 36 गुणा, ठीक है ना, 36 गुणा 25, ठीक है, चलिए, तो 900 जो आया है साथियों बिल्कुल सही है, और ये 900 सेकंड है। अब पता देखिए, सबसे पहला अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा जितने सेकंड होंगे उन सभी सेकंड का एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम क्या निकलकर आपका आया है, 900 आया है। एलसीएम कितना निकलकर आया है, 900 आया है। अब हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं 900 सेकंड को जरा मिनट में बताइए कि कितने मिनट इसमें लगेंगे, तो 60 से भाग करना पड़ेगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि साथियों 15 मिनट यहां पर आ गया। अब ये 15 मिनट पता किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 1:35 में। तो जब 1:35 में आप देखिए, पहली बार सभी बत्तियां एक साथ कब बजी थी, बदलती हैं 1:35 पर। तो दूसरी बार जब वो बदलेंगी तो साथियों 15 मिनट बाद बदलेंगी। यहां पर 15 मिनट आपका आ चुका है, यानी कि 1:35 प्लस 15 मिनट, तो मैं कह सकता हूं 1:50 पर वो
साथियों दोबारा बदलेंगे। तो मैं कह सकता हूं 1:50 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के साथ लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की अगर बात करिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था और ये समझ लीजिए हर एक एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा ही पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, कहा गया है कि ए और बी एक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात। अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर एक ट्रेन है और क्या बताया गया है, और साथियों बस बताया गया है, यानी कि ट्रेन और बस के किराए का अनुपात क्या है। अगर ट्रेन से जाते हैं तो 3 रुपए पड़ते हैं, अगर मान लीजिए, तो बस से जाते हैं 5 रुपए पड़ते हैं, ये यहां पर बताया गया है। अच्छा इसको ऐसा करो, देखो 3-5 भी मान सकते हो और इसको 30-50 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि यदि ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर इसके 30 में 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों। मैं कहूं देखिए 30 का 10% कितना होता है, 3, और 10% 3 होगा यानी कि 33 हो जाएगा, और 30 का 5% कितना होता है साथियों, 1.5। तो मैं कहूंगा 33 में 1.5 मिला दीजिए यानी कि 34, 34.5 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, क्या मैं कह सकता हूं कि जब ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि की गई तो 30 से ये 34.5 हो गया, और कहने के बस के किराए में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 का 10% होता है 5 यानी कि 55 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 50 से 55 हो गया 10% की वृद्धि करने के बाद। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, बलिए बताइए, बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया है कि तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात, ये जो नया किराया निकला है इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये ऊपर रख लीजिए 34.5 और इसको साथियों नीचे रख लीजिए। अब यहां पर पॉइंट लगा, एक काम करिए पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, यानी कि अब ये आपके सामने आ गया 345/550। इसको एक काम कीजिए 5 से कट कीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 आ गया, 5 छंग 30 आपका हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, यानी कि 69/110 ये ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात आया। 69/110 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, देखिए कहा जाएगा आपसे कि A अनुपात B अगर 2:3 है, B अनुपात C अगर 6:7 है और C अनुपात D अगर 14:3 है, तो मुझे बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। देखिए अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाता, ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि A अनुपात B अनुपात C क्या होता, तो आप कैसे निकालते, क्योंकि इसको निकालने से पहले ही हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा। तो मैं देख लेता हूं, देखिए A अनुपात B कितना है और B अनुपात C कितना है। तो A अनुपात B कितना है भाई साहब, 2:3 है, और B अनुपात C कितना है साथियों, 6:7 है। तो एक काम करिए उल्टा n बनाइए और इसकी गुणा करवा दीजिए, ठीक है ना। देखिए आप कैसे गुणा करोगे, 2 छंग 12 तो ये A निकल आया 12, 6 3 18 तो ये साथियों B निकल आया, और 3 7 21 तो ये C निकल आया। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होता, तो आप बताते 12:18:21। लेकिन यहां पर आपको D का भी अनुपात चाहिए है, तो आप पता क्या करोगे, आप ये C अनुपात D यानी कि 14:3 यहां पर रख दोगे, 14:3। अब क्या काम करोगे पता, अब आपको निकलेगा अगले स्टेप में A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कैसे निकलेगा, 12 की गुणा 14 से कराइए। तो जब कुल मिला के अगर बात करें 12 की गुणा 14 से आप कराएंगे तो 168 आएगा, ये A निकलेगा। अब 18 की गुणा 14 से कराइए, 18 की गुणा साथियों जब 14 से कराएंगे तो निकल कर आएगा 252। अब C की अगर बात करें तो 21 की गुणा 14 से करें, यानी कि 21 की गुणा साथियों जब 14 से कराएंगे, मैं कैलकुलेटर मेरे सामने रखा है, मैं यहां पर कर रहा हूं समय की बचत के लिए, तो C निकलेगा आपका 294, ठीक है ना। D की अगर बात करें तो 21 गुणा 3 कितने हो जाएंगे साथियों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये अनुपात निकलेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगला स्टेप साथियों क्या होगा, देखिए जरा अगले स्टेप की साथियों अगर हम यहां पर बात करें तो अगला स्टेप साथियों क्या होगा। अब इसको कट कर लीजिए, एक काम करिए साथियों, ये किससे कट रहा है देखिए जरा, ये 3 से मेरे हिसाब से कटना चाहिए, देख लेते हैं साथियों। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ये A निकला, 3 7 21, 3 8 24, 3 चौको 12 बिल्कुल, 3 नीम 27, 3 7 21, 3 8 24 और 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ये किससे कट रहा है साथियों, देखिए जरा, ये
देखिए 7 से कट रहा है, 7 अट्ठे आपका 56, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 और ये 2, 7 चौक 28 बिल्कुल, और 7 या 21। तो देखिए कहाँ 8:12:14:3 लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 4, 6, 8, 12 और x का औसत कितना है साथियों? 7 है। तो कहने के x 9, 13, 15, y का औसत 9 है, तो 2x - 3y का मान आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 4 + 6 + 8 + 12 + x, ये सब कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं है ना, और इनका औसत कितना बताया गया है? 7 बताया गया। तो अगर मैं कहूं साथियों इन सभी का योगफल कितना होगा, क्योंकि अभी हमें x का मान नहीं पता है, इन सब का योगफल कैसे निकालेंगे? इन दोनों की गुणा करा दो, 7 × 5 = 35, यानी कि 35 इनका योगफल निकल आएगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 और 6 26, 4 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 35 और यहाँ पर 30 आया है, ये इसमें से माइनस होगा, तो x का मान कितना निकल आएगा साथियों? 5 निकल आ जाएगा। अब आप इसको हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए साथियों? इन सब चीजों को हटा दीजिए, x का मान आपको मालूम पड़ चुका है। अब आगे का काम देखते हैं साथियों कि अब आगे हमें क्या करना है। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि x + 9 + 13 + 15 + y का औसत 9 है, x का मान हमें पता चल गया 5, यानी कि 5 + 9 + 13 + 15 + y। अब y का मान आपको बताना है। इन सब की कितनी संख्याएं साथियों? 5 संख्याएं, और इनका औसत कितना है? 9 है, ये दे रखा है। तो मैं अगर कहूं इन सब का योगफल क्या होगा साथियों, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 45 होगा। अब y का मान कैसे निकालोगे? देखिए ये जोड़ लीजिए साथियों जरा, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 27 और 5 कितना हो जाएगा? एक तरीके से बात करें तो 32 हो जाएगा, 32 और 10 एक तरीके से 42 हो जाएगा, यानी कि अब 45 में से साथियों -42 कीजिए, मैं कहूंगा y बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि अब पूछा क्या गया है? 2x - 3y आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है साथियों? यहां पर आपसे 2x - 3y पूछा गया। x कितना है? 5 है, तो 2 × 5 हो जाएगा, -3 कितना है? 3y कितना है साथियों? तो 3 है, ठीक है ना। यानी कि 10 - 9 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 वाले में है, और यही आपका क्या है साथियों? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वेरी गुड क्लास में क्यों बोलता है? ये आपकी तारीफ करता हूं, वेरी गुड क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी आपकी तारीफ है। और वेरी गुड क्लास, मैं अपनी क्लास की तारीफ नहीं, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं आपकी तारीफ कर रहा हूं। वेरी गुड क्लास, पूरी क्लास मतलब जितने लोग देख रहे हैं सबकी तारीफ कर रहा हूं, अपनी तारीफ कौन? मैं अपनी, मेरी तारीफ तो आप लोग करते हो, मैं आपकी तारीफ करता हूं। खैर चलिए, तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी? इसमें मैथ देखी, रीजनिंग देखी, जीके जीएस देखी, हिंदी देखी, मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊं। अब आपका एक कर्तव्य बनता है साथियों कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें साथियों मैं डाल देता हूं आपके लिए, तो उस ग्रुप को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था साथियों, उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले उस पीडीएफ को ले लीजिए, क्योंकि साथियों उसकी अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि उसमें से 65 से 70% आपका साथियों पेपर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथियों अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 45 की वो पीडीएफ है, मेरा मानना है ले लेंगे, सरसरी निगाहों से देखकर एग्जाम हॉल में चले जाएंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।